नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका पुनः स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेटा, जितने भी हमने फसलों के वर्णन किए थे उन फसलों के उत्पादक जो राज्य हैं, यानी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन किस राज्य में कितना प्रतिशत हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो प्रथम स्थान पे है उनका जिक्र करेंगे, कौन सी फसल में उसका प्रथम स्थान है और कौन से में उसकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है या नहीं, उसका भी हमें देखने को मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। राज्यों की अगर हम बात करें तो 15 राज्य मैंने लिखे हैं। उन राज्यों में ये हमारी जितनी भी फसलें हैं उन फसलों से संबंधित कुछ ना कुछ हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और क्वेश्चन में पीछे भी मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले अगर कोई फसल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करना है, उस फसल की वो 3 या 4 पंक्ति जो शुरुआत में हमने पढ़ी थी, पीछे से पीछे वाला जो वीडियो है उसमें वो लिखनी है। उसके बाद जो उनकी भौगोलिक दशाएं हैं उनका वर्णन करना है और लास्ट में हमें किनका वर्णन करना है और जो उत्पादक राज्य हैं उनका वर्णन करना है। उत्पादक राज्यों को आप अब समझ जाएंगे कि कौन सी फसल का उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है। तो एक तरफ तो हमारे क्या हैं, राज्य हैं, और आगे मैंने 5 जो हमारी फसलें थी उन फसलों के नाम लिखे हैं। अब देखेंगे हमें हिस्सेदारी कि कौन सी फसल की किस में हिस्सेदारी है। सबसे पहले जो आता है हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर गेहूं की दृष्टि से देखा जाए तो कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, 28.4। कितनी हिस्सेदारी है, 28.4। ये सभी प्रतिशत में व्यक्त करने हैं बेटा, याद रखना किस में व्यक्त करने हैं, प्रतिशत में हैं। 28.4%। फिर चावल की अगर हम बात करें तो चावल में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहता है, इसमें बताना है 11.7। कितना योगदान है, 11.7 है। कपास में अगर देखें तो कपास में उत्तर प्रदेश की कोई भागीदारी नहीं बताई गई है, प्रतिशत की दृष्टि से नहीं बताई है। फिर बात करते हैं गन्ने में, तो गन्ने में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है बेटा वो उत्तर प्रदेश में ही होता है। कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। कितना होता है, 38.50। 38.50% जो उत्पादन होता है वो अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और चाय में उत्तर प्रदेश की कोई भागीदारी नहीं है। तो केवल उत्तर प्रदेश देखा है और उत्तर प्रदेश में भी हमने 5 फसलों को देख लिया। फिर बात करते हैं किसकी, पंजाब की। पंजाब में देखें तो गेहूं में कितनी हिस्सेदारी रहती है, पंजाब की 17.7 रहती है। कितनी हिस्सेदारी है, 17.7% है। और चावल में देखा जाए तो 11.29 है। कितनी हिस्सेदारी है, 11.29% इसकी हिस्सेदारी है। कपास में इसकी कोई भागीदारी नहीं है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो इसकी भागीदारी नहीं बताई गई है। फिर गन्ने में इसका उत्पादन देखें तो गन्ने में जो इसका उत्पादन है वो कितना है बेटा, 2.21% है और चाय में इसका कोई योगदान नहीं है। ऐसे मत समझना कि योगदान है भी नहीं। बात किसकी चल रही है, प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं। कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, प्रतिशत की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में देखा जाए तो जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना होता है, 13.5 होता है। कितना परसेंट होता है, 13.5% होता है। चावल की बात करें तो चावल की कोई हिस्सेदारी नहीं है, कपास की भी नहीं है। चावल और कपास की नहीं है बल्कि किसकी है, गन्ने की है, 2.04। और चाय में भी इसका कोई योगदान नहीं है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गेहूं में देखा जाए तो कितना रहता है, 15.9। कितना है, 15.9 है। लेकिन चावल, कपास, गन्ना और चाय में इसकी प्रतिशत की दृष्टि से हिस्सेदारी नहीं है। फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में कितना योगदान है, 9। चावल में है भी नहीं, चावल में कोई हिस्सेदारी राजस्थान की नहीं बताई गई है। लेकिन कपास में हिस्सेदारी है, कितनी है, 6%। कितनी परसेंट, 6। गन्ने में हिस्सेदारी नहीं है, चाय में भी नहीं है। उसी प्रकार से देखें तो हार, कौन सा हार, बिहार। बिहार में अगर देखा जाए तो इसका किसमें योगदान है,
तो बिहार है उसकी केवल और केवल हिस्सेदारी किस में बताई गई है? गेहूं में बताई गई है। चावल, कपास, गन्ना और चाय में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बताई गई है। फिर देखते हैं बेटा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है उसकी गेहूं में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन आगे हम चावल में देखें तो चावल में इसकी हिस्सेदारी बताई गई है, वो कितनी है? 14.32। कितनी है? 14.32% है। कपास और गन्ने में इसकी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जो चाय है, चाय के उत्पादन में जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसकी हिस्सेदारी है 22.36। कितनी है? 22.36। क्यों है? क्योंकि ये क्या है बेटा? गंधक युक्त क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे। तो ये तो हो गए हमारे 7 राज्यों की बात। अब बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो गेहूं में आंध्र प्रदेश का कोई योगदान नहीं है। गेहूं में योगदान नहीं है। लेकिन चावल में देखें तो कितना है? 11% योगदान है। कितना है? 11% है। उसी प्रकार से कपास में देखा जाए तो कपास में इसका योगदान कितना रहता है? 13.92% इसका योगदान है। गन्ने में इसका योगदान नहीं है और चाय में भी इसका योगदान नहीं है। तो आंध्र प्रदेश का कितने जो फसल हैं उसमें है चावल और कपास। फिर बात करते हैं बेटा तमिलनाडु की। किसकी बात करेंगे? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में देखा जाए तो गेहूं में कोई हिस्सेदारी नहीं है। किसमें नहीं है? गेहूं में। लेकिन चावल में देखा जाए तो चावल में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 10% है। कितनी है? 10 है। लेकिन कपास और गन्ने की बात की जाए तो कपास व गन्ने में इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं बताई गई है, बल्कि चाय है उसमें कितना है? 12% इसका योगदान है। तो गन्ने को एक बार गेहूं को क्लियर कर देता हूं मैं। उड़ीसा में कोई योगदान नहीं है, गुजरात का भी नहीं है, महाराष्ट्र है उसका भी नहीं है, कर्नाटक का नहीं है, असम का नहीं है और केरल का नहीं है। गेहूं तो क्लियर हो गई। गेहूं का इधर वाले में ज़्यादा हिस्सेदारी है, आगे है भी नहीं। फिर बात करता हूं बेटा चावल की। चावल में देखा जाए तो जो शेष राज्य बच गए उनमें केवल जो उड़ीसा है उसमें 8% हिस्सेदारी है। बाकी गुजरात में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, असम में नहीं है और केरल में भी नहीं है। फिर बात करता हूं कपास की। कपास में देखा जाए तो उड़ीसा का कोई योगदान नहीं है। उड़ीसा की बात की जाए तो कपास में नहीं है, गन्ना है उसमें भी नहीं और चाय में नहीं है। लेकिन गुजरात है ना, गुजरात की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक कपास बताया गया है। कितना है? 34.90। कितना है? 34.90% जो कपास का उत्पादन है वो कहाँ पे बताया गया है? हमें गुजरात में बताया गया है। फिर बात करें बेटा गन्ने की, तो गन्ने में इसका योगदान कितना है गुजरात का? तो गन्ने में देखा जाए तो गुजरात का योगदान जो रहता है वो है 3.17%। कितना है? 3.17% है। और चाय में गुजरात का कोई योगदान नहीं है। चाय में देखा जाए तो इसका कोई योगदान नहीं है। फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है उसका गेहूं और चावल में तो कोई योगदान है ही नहीं। लेकिन कपास की बात करें तो कपास में इसका कितना योगदान रहता है? तो कपास में इसका रहता है 20.45। कितना रहता है? 20.45% इसकी हिस्सेदारी है। किसकी? महाराष्ट्र की। किसमें? कपास में। उसी प्रकार से गन्ने में भी देखा जाए तो महाराष्ट्र का योगदान बताया गया है, वो कितना है? 22.89। कितना है? 22.89। और जो हमारा महाराष्ट्र है ना उसकी चाय में कोई हिस्सेदारी नहीं है प्रतिशत की दृष्टि से। फिर बात करते हैं बेटा कर्नाटक, असम और केरल। 3 बच गए, तो तीनों को एक साथ ही क्लियर कर दूं। कर्नाटक की कपास में नहीं है, असम की भी नहीं है और केरल की भी नहीं है। हो गए। अब बात करते हैं किसमें? गन्ने की। गन्ने की बात करें तो कर्नाटक का योगदान बताया गया है गन्ने में कितना? 12%। असम का कोई योगदान नहीं है गन्ने में और केरल का भी कोई योगदान नहीं है। अब कर्नाटक की चाय में देखा जाए तो चाय में इसका कोई योगदान नहीं बताया गया है।
अब बचे हैं हमारे असम और केरल। असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, ये याद रखना। अकेले असम में सर्वाधिक कितना % है? 54। कितना है? 54। काउंटिंग कर लो बेटा, 5, 6, 7, 8 बोले तो 9, यानी 90% योगदान हो गया है। अब लगभग 10% बचा है, उसमें से केरल है, उसकी हिस्सेदारी है वो चाय में कितनी है? 8.5% है। कितनी है? 8.5%। अब कुछ तो समझ में आया, लेकिन सर पूरा नहीं आया। यही तो बात है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया, लेकिन पूरा अभी तक समझ में नहीं है। तो अब देखते हैं बेटा क्रम से दोबारा गेहूं को देखते हैं कि गेहूं का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है। तो पहले तो उन्हें देखना है जिनके आगे मैंने प्रतिशत में कुछ लिखा है। तो कौन कौन से राज्य का योगदान है? तो इससे ऊपर वाले सभी हैं। उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। उसी प्रकार से चावल की बात करें तो चावल का उत्पादन कौन से राज्यों में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इधर देखें तो किस में? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में भी किसका उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है। फिर कपास की बात करें कि कपास का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है, तो कपास का उत्पादन किस में होता है? एक तो राजस्थान में, क्रम से देखो बेटा, राजस्थान में। उसके बाद देखो कपास का किस में? आंध्र प्रदेश, फिर आता है गुजरात और लास्ट में क्या रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। अब गन्ने की बात करें कि गन्ने का उत्पादन कौन से राज्यों में होता है, तो गन्ने में देखो बेटा सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आता है आपका हरियाणा। नीचे की देखें तो नीचे नहीं है। फिर इधर चलते हैं गन्ने में, तो गन्ने में देखो गुजरात का, महाराष्ट्र का और कर्नाटक की भी हिस्सेदारी बताई गई है। अब लास्ट आता है हमारा चाय। चाय में आपको कितने याद रखने हैं? 4। एक तो है पश्चिम बंगाल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है असम और चौथा आता है केरल। अब आगे क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, या फिर मैं कहूं किस राज्य का प्रथम स्थान कौन सी फसल में है। जैसे गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहता है, तो गेहूं वाला देख लो आप, जो सर्वाधिक है उसके ऊपर स्टार लगा लेना। गेहूं में 28, 17, 13, 15, 9, 6 इधर है भी नहीं, तो हाईएस्ट में कितना है बेटा? 28। तो प्रथम पे कौन रहेगा? उत्तर प्रदेश। फिर दूसरे की बात करें चावल की, चावल में सर्वाधिक देखो 11, 11, 14, 11, 10, 8। अब देखो सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक किसमें आ रहा है? 14 पे आ रहा है। 14 में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक यही तो है। इसमें 11 है, 11 है, उधर भी 11, 8, 10। फिर बात करते हैं कपास में। कपास में देखो सर्वाधिक कहाँ पे है? यहाँ पे तो 6 ही है, इधर 13 है, 34 और 20, तो 34 वाला सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा कपास गुजरात। फिर गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने में देखो बेटा 38, 2, 2 और इस साइड में गन्ना है 3, 22 और 12। सर्वाधिक कितना हो गया? 38। तो प्रथम स्थान पे कौन है? आपका उत्तर प्रदेश। अब चाय में अगर हम बात करें, चाय में तो अकेला ही असम है जिसका कितना हिस्सेदारी बताई गई है? 54। तो असम अकेला आ गया तो कितने हो गई? 54। अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, छोटा क्वेश्चन। चाय उत्पादन में सर्वाधिक कौन से राज्य में चाय का उत्पादन है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में? तो कौन से राज्य में? असम में। उसी प्रकार से देखें कपास में सर्वाधिक है गुजरात। फिर बात करें गन्ने में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, चावल में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल और गेहूं में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। तो सारणी बनाने का यही उद्देश्य था कि एक जगह पे सभी फसलों के जो महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, यानी जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, उन राज्यों को देख सकें। तो अब अच्छे तरीके से आप बता भी सकते हो कि गेहूं का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होगा। तो जहाँ पे मैंने ये आंकड़े लिखे हैं उनका आपको नाम अवश्य लिखना है।
चाहे गेहूं की बात हो, चावल की हो, कपास की हो, गन्ने की हो और चाय की हो। तो समझ में आ गया होगा कि जो भारत की विभिन्न फसलें हैं उनके जो उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में किसका उत्पादन होता है और कितने प्रतिशत होता है। तो इसी के साथ आपकी फसल संबंधी बातें क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। अब एक चीज़ हम पीछे छोड़ के आए थे बेटा, याद है तो, जैविक व रासायनिक कृषि संबंधी बातें। कौन सी? जैविक व रासायनिक कृषि। उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में अंतर होता क्या है, यानी क्या चीज़ है ये, और उनके साथ ही जो हमारा कृषि संबंधी अध्याय है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास वीडियो जा रहे हैं, पीडीएफ जा रही है, तो उन पीडीएफ से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर कहीं भी कोई भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बेटा आप व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से या फिर विद्यालय में आके पूछ सकते हो कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, तो उसका हम पुनः क्या कर लेंगे, दोहरान कर लेंगे। तो बात करते हैं बेटा जैविक कृषि और रासायनिक कृषि की। तो इधर तो क्या देखेंगे, जैविक कृषि, और इस साइड में क्या आ जाएगी आपकी, रासायनिक कृषि। तो थोड़ा बहुत तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो जैविक कृषि क्या होती है? जो जैविक खाद व परंपरागत तरीकों से की जाती है वही कृषि क्या है, जैविक कृषि है। किसके द्वारा? जैविक खाद, पहला पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, खाद व परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि। कौन से तरीके से? जैविक खाद व परंपरागत जो तरीका है उसे की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी, जैविक कृषि। अब रासायनिक कृषि क्या है? तो रासायनिक में, रासायनिक नाम से याद रखना है, रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से की जाने वाली, किसके माध्यम से? रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों से की जाने वाली कृषि। क्या कहलाएगी? रासायनिक कृषि कहलाएगी। दूसरा है, दूसरा इसी पे बनाना है बेटा। इसमें कौन सी खाद है? जैविक खाद का प्रयोग होता है, और इसमें रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जैविक कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। मानव श्रम अधिक लगता है। तो जैविक कृषि में तो कौन सा श्रम है बेटा? मानव श्रम। लेकिन यहां पे मानव श्रम नहीं होगा रासायनिक में। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें मशीनों का उपयोग होता है। किसका? मानव श्रम के स्थान पे मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है?
मानव श्रम की बजाय मशीनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, यानी मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ये जो जैविक खाद है, जैविक खाद का निर्माण कहाँ पे होता है और रासायनिक खाद का निर्माण कहाँ पे होता है। इसमें आपको इतना ही लिखना है। इसमें अगर देखा जाए जैविक खाद घरों में तैयार की जाती है, जबकि रासायनिक खाद कारखानों में यानी उद्योगों में, कारखानों में तैयार की जाती है। यानी छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं हमें केवल। पांचवें पॉइंट की ओर हम चलते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो जैविक खाद है उससे क्या होता है, उपजाऊपन बढ़ने लगता है। क्या होता है, जो उपजाऊपन है भूमि का वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। और उससे क्या होता है, रासायनिक खाद से, तो रासायनिक खाद से जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान देना, दोनों में भूमि दिखानी है। पहले में तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। और इसमें क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी कौन सी शक्ति, उर्वरक जो शक्ति है, उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाएगी, हो जाती है। यानी उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। किससे, रासायनिक कृषि से। फिर आगे अगर हम बात करें तो जैविक कृषि गांव और प्रकृति पर निर्भर है, जबकि रासायनिक कृषि किस पे निर्भर है, बाजार पे। तो हम लिख सकते हैं किस पे निर्भर है, प्रकृति व गांव पर निर्भर। यह किस पे है, पूर्णतः बाजार पर निर्भर होती है। किस पे निर्भर होती है, जैविक कृषि प्रकृति व गांव पर, जबकि रासायनिक कृषि किस पे होती है, पूर्णतः बाजार पर निर्भर होती है। अब देखो बेटा, जैविक कृषि की मांग अधिक है, जबकि रासायनिक कृषि की मांग अधिक तो है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो शरीर पर कैसा है, हानिकारक है। यानी इनका प्रभाव शरीर पे हानिकारक है, और जैविक कृषि का प्रभाव शरीर पे अगर हम देखें तो क्या है, लाभदायक है। तो यह कृषि क्या है, यह कृषि लाभदायक है, और यह क्या है, हानिकारक है। कोष्टक में लिख देता हूं, शरीर पर प्रभाव, यानी इसका जो प्रभाव है वो शरीर पे कैसा है, नेगेटिव है, और इस पे जो प्रभाव है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको ये 7 पॉइंट याद रखने हैं। वैसे तो 12-13 पॉइंट हैं बेटा, 7 पॉइंट हैं वो याद रहने वाले हैं सातों के सातों। पहली बात देखते हैं पुनः एक बार कि जो जैविक कृषि है वो खाद व परंपरागत तरीके, कौन सी खाद, जैविक खाद से की जाने वाली कृषि है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैविक कृषि किसे कहते हैं, तब क्या बताना है कि जैविक खाद व परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, जैविक कृषि कहलाती है। और रासायनिक कृषि किसे कहा जाता है, जिसमें रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है, या फिर कीटनाशक दवाइयों से की जाने वाली जो कृषि है वो क्या कहलाएगी, रासायनिक कृषि कहलाएगी। इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है और इसमें रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जैविक कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, जबकि जो रासायनिक कृषि है उसमें मानव श्रम के स्थान पे क्या लगता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है।
फिर जैविक कृषि में चौथा पॉइंट देखते हैं, तो इसमें जैविक खाद घरों में तैयार होती है, जबकि जो रासायनिक खाद है या फिर जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो कहाँ पे तैयार की जाती हैं? कारखानों में तैयार की जाती हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि इसमें जैविक कृषि से जो भूमि का उपजाऊपन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, जबकि जो रासायनिक कृषि है उससे भूमि की जो उर्वरक शक्ति है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। छठे पॉइंट में देखते हैं कि जैविक कृषि प्रकृति व गांव पर निर्भर करती है, जबकि रासायनिक कृषि है वो पूर्ण रूप से किस पे निर्भर है? बाजार पर निर्भर है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है जैविक कृषि और रासायनिक कृषि से अंतर में, वो है कि जैविक कृषि है उसका जो मानव शरीर है उस पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? लाभदायक यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, जबकि रासायनिक कृषि है उसे मानव शरीर पे कौन सा प्रभाव पड़ता है? हानिकारक यानी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो जैविक कृषि है वो हमारे मानव शरीर के लिए या फिर मानव जो जाति है उसके लिए क्या है? लाभदायक है। इससे हम पैदावार तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन पैदावार के साथ साथ हमें क्या बना देगी? ये बीमार यानी हानि पहुंचाएगी, जबकि इससे पैदावार तो नहीं बढ़ेगी बेटा, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक है। इसी के साथ जो हमारा कृषि संबंधी अध्याय था 18 नंबर वो पूर्ण होता है और आज की क्लास भी पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।